Welcome back, my friends. Today's topic is the critical angle, total internal reflection, and the application of the TIR, like optical fiber, reflecting prisms, and mirrors in the desert. ये सब आज के टॉपिक है। सबसे पहले लेकिन हम बात करेंगे क्रिटिकल एंगल की। तो चलिए हेडिंग डालेंगे आप, क्रिटिकल एंगल। ओके, ये डाल दीजिए। क्रिटिकल एंगल क्या है? तो चलो मैं एक डायग्राम आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं। ये मैंने एक ले लिया आपका जेड डैश, इसको बोलेंगे हम लोग इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। एक ऊपर का मीडियम है और एक नीचे है, ये मीडियम 1 कह दो इसको आप। जो मीडियम 1 है इसको रेयरर मीडियम कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे? और जो मीडियम 2 है इसको डेंसर मीडियम बोलेंगे। मैंने ऐसा लिया हुआ है। अब सुन लीजिए, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए। ये नॉर्मल है, बहुत आराम से समझना, थोड़ा प्रैक्टिकली समझना है आपको। देखो, जो क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट है ना, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है ना, ये हमेशा याद रखिएगा फ्रॉम डेंसर टू रेयरर के लिए है। जब लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाएगी तभी क्रिटिकल एंगल होगा, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, अदरवाइज ये चीजें नहीं है। तो होता क्या है, अब मैं इस पे बात करता हूं। जैसे सपोज करिए हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस ये ले रखा है, तो आप जानते हो भाई डेंसर मीडियम से लाइट रे जा रही इस बार, हाँ, और एरर में जाने पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। तो ये थोड़ा सा अवे फ्रॉम द नॉर्मल कर दो ऐसे। अगर यही लाइट रे अब एंगल को थोड़ा और बड़ा कर दूं मैं इंसिडेंस के समय, देखो तो और थोड़ा अवे हो जाएगी। देखना जरा, बहुत आराम से समझना बात को। जितना जितना हम इस आई की वैल्यू को इंप्रूव करेंगे डेंसर मीडियम में, उतना उतना आर की वैल्यू भी इंप्रूव होगी या नहीं होगी, बताओ मुझे। ये देखो आई की वैल्यू मैंने इंप्रूव कर दी तो आर की वैल्यू उधर बढ़ती चली गई। देखो ये जैसे I1 कह दिया मैंने फर्स्ट एंगल, फिर सेकेंड एंगल, अब ये I3 कह दिया, तो ये R1 था, ये R2 था, और ये हो गया R3। ऐसा करते जाइए करते जाइए, किसी न किसी पर्टिकुलर एंगल पे आप देखेंगे, किसी न किसी पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ये जो लाइट रे ये बाउंड्री ऑफ इंटरफेस से पास होगी कि नहीं होगी, बताओ। कहां से पास हो गई? यानी कि इसका जो R4 है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, वो 90 डिग्री बन गया कि नहीं बन गया, बताओ। सच एंगल ऑफ इंसिडेंस इनसाइड द डेंसर मीडियम इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। ओके, for which refraction angle becomes 90 degree and the refracted ray goes through the interface of the media. Okay, तो ये डायग्राम लेकिन आप लोग बनाओगे भाई, मेरे पास तो कलर्ड फैसिलिटी थी, हमने अलग अलग कलर की रे को अलग अलग डिस्कस कर दिया, सामने दिख रहा कौन सी कहां जा रही है। आप एक ही कलर की पेंसिल से बना रहे होगे, तो आप लोग करें क्या, नंबर ऑफ एरोज ध्यान रखिएगा, वो बताएंगे। जैसे मैंने देखो फर्स्ट में 1 एरो दिया है, तो जो इंसिडेंस का 1 एरो है वही आपका रिफ्रैक्टेड में 1 एरो से पता चल जाए, ये वाली यहां गई। ये ध्यान रहे, ऑप्टिक्स में हम एरो का बड़ा इंपॉर्टेंस है। हमने सेकेंड रो पे 2 एरो बना दिए हैं, तो वहां भी 2 एरो वाली दिख रही है आपको। यानी जब आप पेंसिल से बनाएंगे तो नंबर ऑफ एरो से पहचान होगी कि डेंसर मीडियम वाली रेयर में कहां गई है। ठीक है, तो चलो मैं डेफिनेशन लिखता हूं। डेफिनेशन वाइज अगर हम बात करें तो ये होगी, देखिए, when a light ray comes from denser medium and goes to rarer medium, it bends away from the normal. It bends away from the नॉर्मल। अब मेन डेफिनेशन बोलूंगा मैं,
कहूंगा सच एंगल ऑफ इंसिडेंस, such angle of incidence in denser medium for which refraction angle becomes 90 degree and refracted ray goes through boundary of interface of two media is called क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल को आईसी से डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय आई सफिक्स सी। यानी जो क्रिटिकल एंगल हमने बनाया है लास्ट वाला, जिसको I4 कह सकते थे आप, या हमने इसको नाम दे दिया IC। ये वाला एंगल है लास्ट वाला, ये IC हो गया। अब हम इसके लिए एक फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं। जब लाइट रे फर्स्ट मीडियम से सेकंड में जाती है तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको 1n2 लिखते हैं हम लोग। देखो, अगर लाइट रे का रिफ्रैक्शन 1 मीडिया टू सेकंड मीडिया हो रहा होता तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखा जाता? 1n2। और अगर 2 मीडिया से फर्स्ट में जा रही है तो 2n1। तो यहां पर अगर स्नेल्स लॉ यूज करें, देखो बाय स्नेल्स लॉ, तो हम ये कहेंगे साइन आई। तो आई को मैंने क्या नाम दिया यहां पर? आईसी, क्रिटिकल एंगल के लिए। और साइन आर कितना हो गया बताओ मुझे? 90 डिग्री हो गया कि नहीं? बताओ, आर कितना हो चुका है? 90 हो गया है। तो साइन आर की जगह साइन 90 हो जाएगा। इज इक्वल टू 2 से 1 में जा रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे? 2n1। अच्छा, तो कुल मिलाकर के साइन 90 तो 1 होता है, तो ये 2n1 आया ना। लेकिन जनरली जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा वो हमेशा फर्स्ट से सेकंड के लिए गिवन होता है, तो हमें बदलना उसी में है, तो पलट दीजिए इसको, क्योंकि हम जानते हैं 2n1 इंटू 1n2 इज इक्वल टू 1, याद है? तो इसको जब 1 अपान कर दोगे तो देखो 1n2 बिकम्स 1 बाई साइन आईसी। और जनरल नोटेशन में अगर मैं बात करूं तो मीडियम के सिंबल्स नहीं लिखे जाते। जनरल नोटेशन में अगर कहूंगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपल लिखा जाएगा n। तो कुल मिलाकर के जो n का फार्मूला है वो क्या बनेगा? 1 अपान साइन आईसी। ये क्रिटिकल एंगल के साथ इसका रिलेशन हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली जो बोला जाता है वो रेयर टू डेंसर होता है, और ये कॉन्सेप्ट हमारा डेंसर से रेयर के लिए है। अच्छा, एक और बात, इसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज होती हैं, जैसे फॉर ग्लास एयर इंटरफेस। मतलब देखो, ध्यान देना, मैंने ग्लास पहले यूज किया, डेंसर टू रेयरर के लिए बात होती है। ग्लास एयर इंटरफेस के लिए आईसी की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 42 डिग्री होती है। कितनी होती है? अगर 42 डिग्री पर आपकी लाइट गिरेगी डेंसर से रेयरर की तरफ तो इंटरफेस से पास होगी लाइट, आर की वैल्यू 90 होगी। ऐसे ही मैं वाटर एयर इंटरफेस की बात कर दूं तो आईसी की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 49 डिग्री, एक्चुअल में एग्जैक्ट नहीं होती इसलिए अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूं, ये करीब 48 डिग्री और 49 मिनट्स के आसपास होती है। तो अप्रोक्स में हम लोग 49 सीधा सीधा लिख देते हैं एग्जाम्पल बताने के लिए। आप इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं क्रिटिकल एंगल के, ये यूज होते हैं डायमंड को जब तराशा जाता है, कट किया जाता है, तो उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि क्रिटिकल एंगल पर ही कट हो, जिससे कि लाइट जो इंटर करे वो पहले टोटल इंटरनल अंदर अंदर घूमती रहे और बाद में स्पेसिफिक एज होते हैं जहां से वो आउट हो सकती है, वहीं से निकलेगी पर्टिकुलर एजेस से, इसलिए वो थोड़ा ब्राइटनेस वहां पर दिखती। कभी डायमंड को देखना डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे, तो सभी जगह नहीं चमक मिलेगी आपको, कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे मिलेगी। डायमंड की जो कास्ट होती है वो 3-4 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कैरेट, जितने ज्यादा कैरेट का होगा उतना ज्यादा, कैरेट के बाद
क्रिटिकल एंगल पर भी डिपेंड करती है, क्लैरिटी पर डिपेंड करती है, और उसके डिजाइन पर डिपेंड करती है, किस डिजाइन में कट किया गया है। ये कुछ चीजें हैं जो तराशते समय ध्यान में रखा जाता है। खैर चलिए अभी आगे एप्लीकेशंस बात को इतना नोट करो पहले तो। देखिए क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट समझने के बाद इस पर बेसिक टॉपिक है जिसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जरा इस पे बात करते हैं, तो हेडिंग तो डाल लीजिए आप पहले तो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग शॉर्ट में है TIR, क्या कहेंगे, TIR। इसको जरा समझते हैं। देखो अभी वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पर है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो मेन कंडीशन से ही ध्यान रखिएगा। फर्स्ट कंडीशन ये है कि लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू द रेयरर, और सेकेंड कंडीशन है एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस बार वो क्रिटिकल से ग्रेटर होना चाहिए। मैं डायग्राम से समझा रहा हूं, सुनो। ये तो नॉर्मल हो गया हमारा, ये मीडियम 1 हो गया, और मीडियम 1 को हमने कैसा लेट किया था याद है, रेयरर। मीडियम 2 को डेंसर। लाइट रे जो फर्स्ट कंडीशन मैंने बताई, लाइट रे मस्ट बी, देखो मैं क्रिटिकल के पहले बता देता हूं। अगर सपोज करो ये क्रिटिकल एंगल था, देखो तो लाइट रे कहां से पास होनी थी, रिफ्लेक्ट होकर के, देखो रिफ्रैक्शन के बाद इंटरफेस से पास होगी। और अगर हम इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को इस बार IC से थोड़ा ग्रेटर कर दें, जब IC से ग्रेटर देन एंगल पर इंसिडेंस कराओगे आप देखो, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल देन द लाइट रे रिटर्न बैक इन द सेम मीडियम। ध्यान से समझना बात को भाई। देखो धीरे धीरे बढ़ाया थे, अब क्रिटिकल पे आए थे तो ये बेंड अवे होते होते कहां से चली गई थी, बाउंड्री से, इंटरफेस से। अब अगर और ग्रेटर कर दो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो और ज्यादा बेंड होगी, तो उसी मीडियम में वापस आ जाएगी कि नहीं बताओ। और सेम मीडियम में अगर बाउंस बैक हो रही है तो रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं होता है। इसीलिए इसका नाम पड़ा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सेम साइड वापस आ जाना। तो आप इन दो कंडीशंस को यहां पर यूटिलाइज करते हुए डेफिनेशन लिखेंगे। क्या डेफिनेशन बनेगी जरा समझना। पहली कंडीशन क्या बोली मैंने आपसे कि लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, और सेकंड क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। यही बातें नोट करते हुए ये डेफिनेशन बनेगी। तो लिखिए, व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम denser medium to the rarer medium and angle of incidence must be greater than critical angle. Then refracted ray return back in same medium. Such event is called total internal रिफ्लेक्शन। इस पर बेस्ड कुछ फिनोमिना हम डिस्कस करेंगे, या एग्जांपल्स कह सकते हो, या एप्लीकेशंस कह सकते हो, या यूजेस कह सकते हो। इसको नोट कर लो, फिर हम इस पे बात करते हैं। तो देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट पूरा हो चुका है। इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, यूजेस हैं, एग्जांपल्स कह सकते हो। उनके पहले नाम सुन लो, जैसे मिराज इन द डेजर्ट, लूमिंग इन द कोल्ड एरिया। लूमिंग मिराज का रिवर्स कॉन्सेप्ट है, अभी बताऊंगा मैं आपको ना। जैसे ये अभी बात करता हूं, थोड़ा रुक जाइए, नाम सुन लो पहले। मिराज है, लूमिंग है। ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड, डायमंड की जो शाइनिंग उसको ब्रिलियंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
ब्रिलियंट वर्ड से बना है, ब्रिलियंसी ऑफ द डायमंड, ये भी इसी के अंदर आता है। ऑप्टिकल फाइबर और टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस पर बेस्ड हैं। इनमें से कुछ हम आपको डिस्कस करेंगे, मन होगा तो पूरे भी डिस्कस कर देंगे, थोड़ा थोड़ा सुन लीजिए जरा, इनसे रिलेटेड आएगा टॉपिक तो आप लिख पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट आपको डालना है मिराज। ये ध्यान रखिएगा, डेजर्ट एरिया में इल्यूजन हो जाता है लोगों को, जो ट्रैवलर्स होते हैं, यहां तक जानवरों को भी, कि आगे कहीं वाटर है, और जब वहां पहुंचोगे तो उससे और आगे पानी दिखेगा, होता नहीं है। यही कॉन्सेप्ट मिराज कहलाता है। आप हॉट समर डे पे अगर हाईवे पे जा रहे हो सड़क पर, तो ऐसा वहां भी अपीयर होता है कि लग रहा है ट्रीज वगैरह का नीचे की तरफ आपको एक इमेज दिखेगी। मिराज क्या है, जैसे मैं इस पे अगर डेफिनेशन वाइज बात करूं, डिस्कशन लिखना, थ्योरेटिकल लिखना, अपने आप भी लिख सकते हो, तो पहली एक लाइन कहेंगे, इन द डेजर्ट एंड एट द रोड ड्यूरिंग हॉट समर डे एन illusion is produced to the appearance of water at some distance from a traveler. Okay, ये तो हमारी स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन, इससे मतलब दिस illusion event is known as mirage. How it is obtained, कैसे बनेगी, अब इस पे बात करते हैं। तो देखिए मैंने डायग्राम आपके लिए बना लिया है, सुनिए जरा इसको। ये कोई एक ट्री है जो डेजर्ट में है। आप समझना, डेजर्ट का जो नीचे का हिस्सा होगा, जो बालू होती है, तो आप जानते हो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, हीटेड हो जाती है कि नहीं बताओ, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी धूप में। इसके जो कांटेक्ट में एयर की लेयर होगी वो ज्यादा हॉट होगी, हॉट है तो रेयर होगी। जैसे जैसे आप डेजर्ट से ऊंचाई पे जाएंगे, आप लैंड लेवल से, वैसे वैसे हॉटनेस थोड़ा डिक्रीज होगी, कोल्डनेस बढ़ेगी, तो डेंसिटी बढ़ेगी एयर की। तो मैंने कुछ लेयर्स में इसको डिवाइड किया हुआ है, बात समझते हैं। तो जैसे जैसे आप हाइट पे जा रहे हैं, वैसे वैसे डेंसर मीडियम बढ़ रहा है, ये लेयर्स डेंसर होती चली जा रही, ऊपर से नीचे कहें तो डेंसर टू रेयरर। अब कोई लाइट रे जब यहां से चली है, ध्यान देना प्लीज, इस ट्री से चली, जैसे इसने इस लेयर में पहुंचेगी, अगर नॉर्मल ड्रॉ कर दें तो आप जानते हो, व्हेन अ लाइट रे गोज फ्रॉम द डेंसर टू द रेयरर, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये देखो लगातार अवे होती जाएगी, जाना ऐसा चाहिए था, थोड़ा ऊपर हो गई, फिर अगली लेयर को जैसे क्रॉस किया थोड़ा और ऊपर हो गई, कंटिन्यूअस होता जाता है। मैंने कुछ लेयर्स बनाई है, काफी लेयर्स हो जाएगी एक तरह से। धीरे धीरे एक ऐसी सिचुएशन आएगी, ऐसी लेयर आएगी लास्ट में फाइनली, जहां से टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। TIR का यूज है, ये एप्लीकेशन है, टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, फिर बेंड्स अवे द नॉर्मल स्टार्ट होगा। तो जो ट्रेवलर या पैसेंजर थोड़ी दूर खड़ा है, उसको ये लाइट रेज बैक करिए तो ऐसा लगेगा यहां से आ रही है, यानी जो ट्री वहां प्रेजेंट है वो यहां भी उसको दिखेगा। तो ट्री की दो सिचुएशन उसको अपीयर होंगी, एक जो रियल है वो तो दिखेगा ही दिखेगा, साथ में ऐसा लगेगा नीचे भी। और ऐसा तालाब के किनारे होता कि नहीं होता, जो पेड़ खड़े होते हैं उसके नीचे भी इमेज दिखती है उसकी उल्टी। ये कंफ्यूजन ही, इल्यूजन ही आपका मिराज है। तो क्या अपने आप नहीं लिख सकते हो इसकी थ्योरी? मैं लिखूं क्या, जरूरत है कि सेल्फ बना सकते हो आप? ये पूरा कंफ्यूजन जो भी मैटर बोला मैंने, ठीक है। मिराज को या कहो तो 2-3 लाइन लिख देता हूं, थोड़ा आपको आसानी रहेगी। लिख लीजिए जरा, सुनो फटाफट लिखो। पहले तो डेफिनेशन मिराज है क्या, ठीक है, तो लिखना, एन इल्यूजन इन डेजर्ट और एट स्ट्रेट रोड ड्यूरिंग हॉट समर डे। To presence of water at some distance from a passenger is known as मिराज। ये कंफ्यूजन ही मिराज है।
बनता कैसे है, तो अब इस पे मैं थोड़ा डिस्कशन लिखता हूं, लिखिएगा लेयर्स ऑफ एयर फ्रॉम ग्राउंड टू अपवर्ड, ground to upward becomes denser when a light ray coming from a tree goes successive deviation from each layer and finally it gets total internal reflection and produce back as in diagram. डायग्राम बहुत जरूरी बनाना है. A traveler faces an illusion to presence of water. ये इसका डिस्कशन है. अब हम जरा लूमिंग भी समझा देते हैं, केवल ऐसे वहां लिखना है. लूमिंग कोल्ड एरिया में होता है, जैसे कहने का मतलब है पैसिफिक ओशियन है जहां बर्फीले इलाके होते हैं, थोड़ा सा ज्यादा ठंडा पानी होता है. तो उसमें कंफ्यूजन क्या होता है जरा समझ लेना. सपोज करिए ये वाटर बहुत ज्यादा कोल्ड है, मैं केवल डायग्राम समझा रहा हूं, और यहां पर एक ये कोई बोट या शिप वगैरह कुछ है. देखो कंटिन्यूअसली अब उल्टा होगा. अगर लेयर्स ऐसे कंसीडर की जाए तो सबसे डेंसर होगी यहां पर, और ऊपर की तरफ जाओगे तो कैसी होती जाएंगी, रेयरर होती जाएंगी कि नहीं बताओ. इनमें जो लाइट रे होंगी तो यहां पर अपोजिट कंस्ट्रक्शन होगा कुछ इस तरीके का. देखो अगर एक पर्सन यहां खड़ा है तो उसे ऐसा लगेगा कि ये नाव यहां पर अपोजिट हैंग है, ऐसा फील होगा. ये जो कंफ्यूजन है ठंडे इलाके का, ये लूमिंग कहलाता है. क्या कहलाता है? बिल्कुल जस्ट रिवर्स कॉन्सेप्ट है डेजर्ट में जो मिराज होता है. बस अब आगे का पॉइंट हम दूसरा एप्लीकेशन उठाते हैं, ऑप्टिकल फाइबर. तो नेक्स्ट पॉइंट डालें ऑप्टिकल फाइबर. अब हम इस पर डिस्कशन लिखेंगे. ऊपर का अगर ना लिखा हो तो उसको नोट कर लो. देखिए एक टॉपिक है ऑप्टिकल फाइबर. थोड़ा इंट्रोडक्शन जानो फिर मैं लिखा देता हूं. ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी डिवाइस है, ऐसा कह सकते हो, जो विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, विदाउट लॉस ऑफ सिग्नल्स, किसी भी सिग्नल को एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक पहुंचा देता है. ऑप्टिकल फाइबर का सबसे कॉमन यूज अगर मैं आपको समझाऊं तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है इंडोस्कोपी. सुना होगा आपने. इंडोस्कोपी इनर पार्ट्स को चेक करने के लिए बनाया जाता है. एक कैमरा जैसा, कैप्सूल जैसा कैमरा समझ लो, उसमें दो वायर होते हैं और एक सीधा अंदर पेट के डाल देते हैं डॉक्टर्स. उसमें जो केबल यूज होती हैं वो ऑप्टिकल फाइबर होती हैं. चाहे जितना मुड़ जाए, वो कैसा भी हो जाए, सिग्नल पे कोई असर नहीं पड़ेगा. लाइट एक केबल से जाएगी अंदर, पूरा इमेज बनाएगी, और दूसरे केबल से वो लाइट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाएगी. उसमें अंदर की जो इमेजिंग है, पेट के अंदर का हिस्सा, वो दिखाई देगा. तो डॉक्टर्स चूंकि जानते हैं स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए और क्या चेंज अपीयर हो रहा है, उसके हिसाब से एनालिसिस कर लेते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है या नहीं है, जो भी है. तो इंडोस्कोपी में ये ऑप्टिकल फाइबर यूज होती है. ऑप्टिकल फाइबर अगर वन लाइन में बोलूं तो मैं कहूंगा सच अ डिवाइस which can transmit the signal without any loss from one point to second point. ओके, तो पहले तो लाइन यही लिख लो, इंट्रोडक्शन है ये. तो लिखना ऑप्टिकल फाइबर
is such a device which transmits signals from one point to second point without any loss. It is based on total internal reflection. It is based on TIR. इतना तो पहले नोट करो भाई। देखिए, इंट्रोडक्शन के बाद हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की, बना कैसे। तो ये डायग्राम से मैंने शो किया है, ये पाइप जैसा है, या तो ये ग्लास से बना होता है या क्वार्ट्ज से बना होता है। किससे? या तो ये ग्लास से, ये जो बीच का सिलेंड्रिकल कोर है ना, ग्लास, या फिर क्वार्ट्ज यहां पर यूज किया जाता है मटेरियल। और इसके अपर हिस्से में ऐसे पाइप समझ लो, इसका ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है जिसको क्लैडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ध्यान रखिएगा, सेंटर जो है, कोर जो बनाया मैंने, बीच का एक काला वाला हिस्सा, इससे लोअर होता है। यानी ध्यान रखना है यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर। ये बात ध्यान रखना। क्लैडिंग मतलब जो कवर चढ़ा होता है वो भी ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, और जो मेन सेंटर पोर्शन है उसका ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए रखा क्योंकि डेंसर से जब रेयरर में जाती है तभी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और जो हमें सिग्नल भेजना, ये देखिए, ये हमने सिग्नल भेजा, ये जो आपका, ये जो लाइन हमने डॉट डॉट शो की, इसको आप डॉटेड बनाइएगा। ये मेन मतलब एक्सिस है एक तरह से, ये कोई मतलब सेंटर को शो करा गया केवल, ये कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, बस डॉटेड डॉटेड आप बना देना बीचों बीच में। ये बता रहा है सेंटर पार्ट को, कोर का बीचों बीच का हिस्सा है। अब देखो, ये लाइट रे जब यहां से हम भेजेंगे, ये नॉर्मल डाल दो। अगर ये लाइट रे क्रिटिकल एंगल से मोर देन एंगल पे गिरे जाके, और चूंकि ये डेंसर है बीच वाला हिस्सा, तो डेंसर से रेयरर के लिए अगर ऐसा सिचुएशन होती तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती लाइट की, नहीं बताओ? तो रिफ्लेक्ट बैक हो गई इस जगह। अब ये नॉर्मल है, देखो यहां भी वही क्रिटिकल एंगल से मोर देन इंसिडेंस हुई, तो बार बार रिफ्लेक्ट होती जाएगी अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, और इस एंड से भेजा है, दूसरे एंड से वो निकल जाएगी। ये हिस्सा है। तो कंस्ट्रक्शन में लिखना आपको यही है, इट कंटेन अ सिलिंड्रिकल कोर of glass or quartz and covered by a transparent coating with less refractive index, ये ऑप्टिकल फाइबर का कंस्ट्रक्शन रहेगा। नोट कर लीजिए, इसको डायग्राम बना लीजिए। देखिए, ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड जो टॉपिक है, ये भी इसी से रिलेटेड है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। अगर टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट करने के लिए हम बात करें तो इस टॉपिक को आप अपने आप से तैयार कर सकते हो। बस दो फैक्ट आप याद रखना, क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड 24 डिग्री होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड के मटेरियल का क्या होता है? 2.4 होता है। यहां पर हम कहेंगे कि डायमंड को कुछ ऐसे पर्टिकुलर एंगल्स पर कट किया जाता है कि जो लाइट रे एंटर करे वो पहले अंदर ही अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होती रहे, और कुछ पर्टिकुलर पोर्शंस या एजेस से ही वो आउट हो पाए, जिस वजह से वो ब्रिलियंट दिखेगा, ब्रिलियंसी यानी शाइनिंग ब्राइटनेस अपीयर होगी। इसके बाद एक लास्ट और एप्लीकेशन है, उसको भी सुन लीजिए, अगर आता है कभी तो थोड़ा लिख पाओगे। वो होता है टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। इसको, इसके दो डेटा नोट कर लो पहले। देखो, एक और टॉपिक है जिसको बोलते हैं टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म।
ये टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म होता क्या है? एक ऐसा प्रिज्म है जो राइट एंगल्ड है और आइसोसेलेस है, यानी कि और राइट एंगल्ड आइसोसेलेस prism is called totally reflecting prism। ये तो इसका इंट्रोडक्शन हुआ। मतलब देखो इसका एक एंगल 90 होगा, बाद बाकी दोनों कितने होंगे? 45 डिग्री होंगे। इसको तीन तरह से यूज किया जा सकता है। फर्स्ट, ये हिस्सा जब ऐसे रखेंगे और ये वाला हिस्सा इंसिडेंट लाइट को फेस करे, तो जैसे हम इस पहले वाले सिचुएशन की बात कर रहे हैं, अगर हमने इस तरह रखा है और ये लाइट रेज आ रही है इसमें, देखिए ये 90 है, ये 45, ये 45, ये लाइट रेज जब यहां आएंगी, देखो जरा ध्यान से, या इस फेस का अगर हम नॉर्मल ट्रेस करें, क्या करें, इस फेस पे नॉर्मल डालें, आप देखो तो लाइट रेज ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे कि नहीं, बताओ। ये फर्स्ट स्टाइल है। आप केवल डायग्राम बना लो और इस तरह जब यूज करोगे, देखो है वही, हम तीन अलग अलग फेसेस में यूज करेंगे। इस तरह जब हम लोग यूज करते हैं तो इसका नाम हम लोग बोलते हैं सिंपल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। क्या बोलते हैं? हाँ, ये है सिंपल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। तो फर्स्ट डायग्राम आप लोग बना लें, ये सिंपल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म।